दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने स्प्लेंडर प्लस की कम से कम 7 खूबियां आपको बताई थी। मैंने बताया था कि ये बाइक सबसे ज़्यादा क्यों बिकती है, क्योंकि इसके पीछे 7 बड़ी वजह हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप लेने जा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। ये जो अब मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ये इसकी बुराइयाँ हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं, इसकी डीमेरिट्स हैं। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा। मान लीजिए इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको प्रभावित कर रहे हैं तो फिर स्प्लेंडर प्लस लेने से पहले सोच लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है ब्रेकिंग इशू विथ फ्रंट। देखिए ये पर्सनल हो सकता है, ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ पर्सनल हो सकती है, क्योंकि मेरे पापा की भी स्प्लेंडर प्लस है और मैं काफ़ी उसको चलाता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं तो आगे और पीछे दोनों ही जो ब्रेक्स हैं उसकी साइज़ सेम रखी है कंपनी ने, प्लस इसमें IBS दे रखा है, यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में काम करेगा। लेकिन मेरा क्या मानना है ना कि जो आगे वाला ब्रेक है ना उसे हल्का सा कम रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इसका पिछला ब्रेक लगाने पे गाड़ी अच्छे से रुकती है और अगला और पिछला दोनों ब्रेक लगाने पे गाड़ी और अच्छे से रुकती है। लेकिन गलती से अगर अगला ब्रेक, आगे वाला ब्रेक थोड़ा सा टाइट लग जाता है ना तो ये बाइक तुरंत स्किड कर जाती है। मतलब समझिए बात को, क्योंकि मैं प्लेटिना चलाया, मैंने TVS की रेडॉन मैंने चलाई है, उसमें भी मैंने देखा तो उसमें आगे वाला ब्रेक अचानक से लगाने पे ना बाइक उतनी तेज़ स्किड नहीं करती जितनी तेज़ ये स्किड कर रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगती है कि आगे वाले ब्रेक को लेकर ना थोड़ा सा काम कंपनी को करना चाहिए। खैर इनका डिस्क वेरिएंट भी आ चुका है तो शायद ये वाला पॉइंट अब ख़त्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है हीटिंग प्रॉब्लम। अब देखिए स्प्लेंडर प्लस के साथ एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इस बाइक को अगर 40-50 किलोमीटर अगर कंटिन्यू चला देते हैं ना तो पैडल जहाँ पे हम पैर रखते हैं ना वहाँ से हीट आने लगता है इंजन से, पैर में गर्माहट महसूस होने लगती है। मतलब हीटिंग इशू तो इस बाइक में है, ये तो भाई मानना पड़ेगा। इसके बाद बाइक को कम से कम 20-25 मिनट जब खड़ी कर देते हैं तो हीट, जो गर्म इंजन होता है वो थोड़ा सा कूल हो जाता है। इसके बाद फिर नॉर्मल होने के बाद लेकर जा सकते हैं। तो ये हीटिंग प्रॉब्लम तो मुझे स्प्लेंडर प्लस में मिलती है। अगला पॉइंट है पतली सीट। जी हाँ, देखिए सीट तो बहुत कंफर्टेबल है, लंबी है, आराम से 2 से 3 लोग, इमरजेंसी में 3 लोग भी इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये पतली है। अब पतली होने की वजह से ना अगर आप 20-30 किलोमीटर कंटिन्यू चला दिए ना तो फिर मतलब जो तशरीफ़ है ना उसमें तकलीफ़ होने लगती है, पिछवाड़ा भवाने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि यार बाइक कहीं रोक लेते हैं, बाइक को भी आराम दे देते हैं और अपने पिछवाड़े को भी आराम दे देते हैं, इसके बाद चलेंगे। तो पतली सीट है, थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है अनकम्फर्टेबल। आपको कैसा लगता है आप कॉमेंट में बताइएगा। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो स्टिप सस्पेंशन क्वालिटी। अब देखिए जो इसमें सस्पेंशन लगे हैं नो डाउट कि बहुत मजबूत और अच्छे हैं, लेकिन बात अगर उनकी क्वालिटी मतलब जो उनका परफॉर्मेंस है रोड पे वो कैसा है उसकी अगर मैं बात करूँ ना तो वो कहीं ना कहीं हल्का सा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि गड्ढों पे ना ये गड्ढों को सूखती नहीं है बल्कि खट खट की आवाज़ आती है। मतलब थोड़ा सा टाइट है इसका सस्पेंशन, अगर ये थोड़ा सा और सॉफ्ट होता ना तो कसम से मज़ा आ जाता। आप क्या कहते हैं बताइएगा। अब अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ प्राइस हाइक डाउन बेसिस डिज़ाइन परफॉर्मेंस। अब देखिए क्या सीन क्या है ना इसका कि स्प्लेंडर प्लस जो मिडिल फैमिली आती है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली आती है उनकी ये पहली पसंद है। तो इस चीज़ को ना कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी ये बाइक बहुत ज़्यादा बिकती है, इस हिसाब से इनको कीमत को सही रखना चाहिए। इन्होंने अपडेट्स के नाम पे, अगर मैं इसका नॉर्मल वेरिएंट की बात करूँ उसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन प्राइस उसकी बढ़ गई है। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ थोड़ा सी गड़बड़ मुझे लगती है। अब जैसे मान लीजिए एक्सटेक 2.0 ले लेते हैं, इनका जो लेटेस्ट वेरिएंट चल रहा है, या फिर सिर्फ एक्सटेक मॉडल ले लेते हैं जिसमें डिस्क ब्रेक आ चुका है, तो उसमें अपडेटेड मॉडल हैं, मतलब उसमें अपडेटेड चीज़ें हैं, अपडेटेड फीचर्स भी हैं, उस हिसाब से उनकी कीमत सही है। लेकिन जो सबसे लोवेस्ट मॉडल हैं जिसमें सारे के सारे फीचर नहीं आते हैं, उनमें कोई अपडेट कंपनी ने नहीं किया है, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा लगती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, स्प्लेंडर प्लस का नॉर्मल वेरिएंट जो आता है 78,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, 78,000, और जब ऑन रोड पे आप जाएंगे ना तो ये लगभग आपको पड़ेगी 92,000 से लेकर 96,000 के बीच में। समझ रहे हैं, 92,000 to 96,000। और पहले ये बाइक 85,000 में आ जाती थी, मतलब 1 साल पहले की ही मैं बात कर रहा हूँ, 85,000 रुपये में ऑन रोड मिल जाती थी। तो यार मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना ये परफेक्ट साबित होती थी। लेकिन अभी क्या है ना कि कंपनी ने अच्छा खासा कीमत इसका बढ़ा दिया है।
अगली चीज़ मैं बताता हूँ, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न बिटवीन वेरिएंट्स। अब देखिए इसके जितने वेरिएंट्स हैं ना, उनकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। हम शोरूम पे जाते हैं तो भैया शोरूम वालों के पास जो भी स्टॉक रहता है उसे ही वो बोल देते हैं कि भैया यही तो इसका वेरिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन असल में देखा जाए तो स्प्लेंडर प्लस में 4 वेरिएंट आते हैं, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में 2 वेरिएंट आते हैं, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 में 1 वेरिएंट आता है। यानी कि टोटल अगर काउंट करें तो 7 वेरिएंट इनके आ रहे हैं अलग अलग। तो मतलब हम तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि भैया डिस्क वाली लें कि बिना डिस्क वाली लें, i3s वाली लें कि बिना i3s वाली लें, ब्लैक एंड एसेंट लें कि मैट एक्सिस ग्रे लें। मतलब बहुत कन्फ्यूजन है। खैर ये अच्छा चीज़ भी है और बुरा चीज़ भी है। अब आपके लिए अच्छा है कि बुरा है ये आप कमेंट में बताएंगे। इसके 6 पॉइंट्स मैंने आपको काउंट करा दिए स्प्लेंडर प्लस के। और अगर आपको अच्छी चीज़ें भी जाननी है तो इसके पहली वाली वीडियो आप देखिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा।